आपके बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हुए होंगे जिन्हें देखकर आपको लगता था कि यार स्कूल में ये इतना अच्छा कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में तो ये फोड़ कर आएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट डाउन हो गया। क्या कभी आपने एक क्वेश्चन करा है कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब जो बच्चे स्कूल में पूरा छा रहे थे, सब कुछ अच्छे से कर रहे थे, उनका एकदम से बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट कैसे डाउन हो गया? अगर आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादातर बोल देंगे कि भाई चेकिंग अच्छे से नहीं हुई, या फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया था, और बहुत तरीके के बहाने वो आपको बताएंगे। लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और है, और वो रियलिटी बहुत ही सिंपल है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेने से और आंसर अच्छे से लिख आने से सब कुछ नहीं हो जाता है। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा बोर्ड एग्जाम्स में, उसे इम्प्रेस करना भी ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे एग्जामिनर को फ़र्क पड़ता है। ये 3 चीज़ें अगर हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उससे पहले 3 ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं जिससे एग्जामिनर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, और सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। ये चीज़ें आपको बता दी जाती हैं और बोल दिया जाता है इन्हें अच्छे से करो, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। ये 3 चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले इनकी बात करते हैं, फिर उन 3 चीज़ों की बात करेंगे जिनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पहली चीज़ जिससे चेकर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता वो है आपकी हैंड राइटिंग। जी हाँ, बहुत आपने सुना होगा अच्छी राइटिंग में ज़्यादा मार्क्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी राइटिंग बस पढ़ने में आना चाहिए कि चेकर अगर पढ़ रहा है तो वो समझ पाए आपने क्या लिखा है। इसके अलावा हैंड राइटिंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी गंदी हो, उससे मार्क्स का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिससे चेकर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है वो है अगर आपकी आंसर शीट अनऑर्गेनाइज्ड है। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि पहले किसी एक सेक्शन के पूरे क्वेश्चन करिए। मतलब सेक्शन बी कर रहे हैं तो पहले उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसी के क्वेश्चन करिए। फिर सेक्शन ए आपको करना है, सी करना है, जो भी आपको करना है ये कर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए का कर लिया, फिर बी का कर लिया, फिर डी का कर लिया। बहुत हौच पौच हो जाता है उसमें, पर उसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन थोड़ा अच्छा कर लेते तो बेटर रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में करना है, बहुत ही फालतू ये बात है। और तीसरा पॉइंट, ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए है। अगर हम लैंग्वेज वाले पार्ट को हटा देते हैं, मतलब इंग्लिश और हिंदी के पेपर को हटा देते हैं, इसके बाद जितने भी आपके एग्जाम बचते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, इसमें ग्रामर का इतना बड़ा रोल नहीं है। अगर आपसे ग्रामर मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी के पेपरों में ग्रामर की इतनी वैल्यू नहीं है, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब आप बहुत ही गलत लिख रहे हैं तो फिर एक अलग बात हो जाती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 3 चीज़ों की जिनसे चेकर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आप बोलेंगे भैया इतनी चीज़ें आप कैसे बता रहे हो? तो मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में मेरे 95.6% आए थे। जितने भी मेरे मार्क्स कटे थे सिर्फ एमसीक्यू में कटे थे। क्वेश्चन आंसर में मेरे मार्क्स कटे ही नहीं थे, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 3 चीज़ों के बारे में जिससे बहुत ज़्यादा चेकर को फर्क पड़ेगा। इसमें पहली चीज निकल कर आती है कि आपकी आंसर शीट में एनसीईआरटी या फिर जो भी मेन बुक आपको चलती है उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब इससे ये मत समझिएगा कि सब कुछ रटना है, रट के कभी भी आंसर नहीं लिखे जाते हैं। आंसर हमेशा आपको मन से ही लिखना है, लेकिन उसमें एनसीईआरटी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आपकी होना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी ने कोई कोट कहा है, कोई लाइन कही है, तो वो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगी। डेटा जो आपकी बुक में दिया अगर आप वही यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, जो आपकी मार्किंग स्कीम होती है वो पूरी एनसीईआरटी से बनती है, और जब आपकी आंसर शीट वो चेक करता है चेकर और उसको उसमें एनसीईआरटी का रिफ्लेक्शन दिखता है तो चेकर को भी मजा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे को सब कुछ आता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारी जो फंसना पक्का है सीरीज आती है, एक्सप्लेनेशन वीडियो आती है, वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। तो एनसीईआरटी के रिफ्लेक्शन के लिए सिंपल सा काम है, टर्मिनोलॉजी सीखिए, जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको याद करिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको याद करिए। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रटकर कभी भी आंसर नहीं लिखे जाते हैं। दूसरे नंबर पर चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वो है प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर भी लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब हैंड राइटिंग नहीं है। प्रेजेंटेशन का मेरा मतलब है कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से डालिए, आंसर प्रॉपरली लिखिए, हर एक आंसर के बाद 2 लाइन का गैप छोड़िए, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर अंडरलाइन करिए, फ्लो चार्ट बनाइए,
सब हेडिंग दीजिए। जब आपका चेकर कॉपी चेक कर रहा है और लॉन्ग आंसर में उसको फ्लो चार्ट भी देखने को मिल जाता है, सब हेडिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं, तो चेकर को समझ में आता है कि इस बच्चे को सब कुछ आता है, क्योंकि हर बच्चा फ्लो चार्ट नहीं बना सकता, हर बच्चा सब हेडिंग नहीं दे सकता। तो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट बनाइए, सब हेडिंग दीजिए, प्रॉपर लाइन छोड़िए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली डालिए, आंसर नंबर डालिए, सेक्शन नंबर डालिए, इनसे बहुत अंतर आता है। हैंड राइटिंग वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आखिरी चीज़ जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है वो है अटेंशन टू डिटेल। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको क्वेश्चन आया यूनाइटेड नेशंस के बारे में लिखिए। अब इसमें आपने लिख दिया कि भाई तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीस मेंटेन करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने बहुत चीज़ें लिख दी। मार्क्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपने मेन चीज़ें नहीं लिखी। क्वेश्चन ने आपसे यूएन के बारे में पूछा था, अगर आप लिख देते हैं कि यूएन में कितने मेंबर हैं, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ, ये चीज़ें अगर आप लिखते हैं, मतलब आप मेन चीज़ें लिखते हैं, तो भाई इससे फिर अंतर आता है। इंग्लिश में भी अगर आपको किसी का कैरेक्टर स्केच आया, अब आप मन से लिख रहे हैं कि वो ऐसा नेचर का था, ये उसने किया, वो उसने किया, इतने मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में जो चीज़ें उनके बारे में दी हुई हैं, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, उनके बोलने का टोन कैसा था, उनका नेचर कैसा था, अगर किसी की लाइफ में उनका इम्पैक्ट था वो क्या था, मतलब जो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, अगर उसको आप लिखते हैं तो मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आंसर करिए। जितनी ज़्यादा डिटेल आप डालेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे आंसर फ्रेम करते नहीं बनता है, मतलब उनका सिलेबस तो हो गया लेकिन वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखें, कितने पॉइंट्स में लिखें, कितने पैराग्राफ बनाएं, फ्लो चार्ट बनाना है नहीं बनाना है, इंट्रोडक्शन देना है नहीं देना है, और ऐसे बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं। इसके लिए हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए ऑलरेडी आ चुका है। ट्रेलर वाली वीडियो का लिंक आपको ऊपर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, आंसर राइटिंग का कोर्स परचेज करिए, उस सबको बहुत हेल्प मिलेगी। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।